हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। आज हम एक प्राकल्पना की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। एक गुड हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, एक अच्छी प्राकल्पना, उपकल्पना किसे कहेंगे, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। इससे पहले की वीडियोस में हम हाइपोथेसिस के कंसेप्चुअलाइजेशन, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन और उसकी मीनिंग, यानी कि इससे पहले मैंने आपको उपकल्पना यानी कि प्राकल्पना के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में बताया था। अब हम जानेंगे कि एक अच्छी हाइपोथेसिस, एक अच्छी उपकल्पना के अंदर क्या विशेषताएं पाई जानी चाहिए। उपकल्पना केवल ख्याली पुलाव और मीठे सपने नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हाइपोथेसिस नॉट अ थिंकिंग लाइक अ टेस्टी पुलाव और स्वीट ड्रीम्स। दिस इज actual a hypothesis that was we used in our social research। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक हाइपोथेसिस है वो केवल ऐसी नहीं कि जैसे हम ख्याली मीठे सपने देख लेते हैं भाई ऐसा होगा, बल्कि जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। तो इसी तरह उपकल्पना केवल ऐसे ही नहीं कि हमने सोचा और कोई भी उपकल्पना, कोई भी एक गैसेज आंसर अपनी उपकल्पना के तौर पे हमने बना लिया, नहीं। एक अच्छी उपकल्पना के अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसी उपकल्पना हमें बनानी चाहिए जिसका इस्तेमाल हम अपनी रिसर्च में कर सकें। एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में निम्नांकित विशेषताएं अथवा गुण होने चाहिए। अ गुड एंड यूजफुल हाइपोथेसिस हैविंग सम स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट और क्वालिटीज दैट इज फॉलोइंग। फर्स्ट इज क्लियरिटी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया फर्स्ट नंबर पे क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता। प्राकल्पना दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाइपोथेसिस है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होनी चाहिए, दो तरह से उसकी क्लियरिटी हमें दिखानी चाहिए। वन इज पॉइंट ऑफ व्यू लैंग्वेज एंड अनदर इज पॉइंट ऑफ कंसेप्ट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि उपकल्पना दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो उसमें भाषा की दृष्टि से स्पष्टता होनी चाहिए और दूसरा उसमें अवधारणा की दृष्टि से यानी कि कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ तथा विचार स्पष्ट और भ्रमरहित होने चाहिए। हाइपोथेसिस में जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं या उनका जो मीनिंग है, उनके जो थिंकिंग है वो क्लियर एंड विदाउट इल्यूजन होने चाहिए। किसी तरह का भ्रम, इल्यूजन की जो कंडीशन है वो हाइपोथेसिस में नहीं पाई जानी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, पॉसिबल हो सके, स्पेशल वर्ड्स की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी दी जानी चाहिए। जो विशिष्ट शब्द हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उनकी परिभाषा यानी कि उनका अर्थ और उनकी व्याख्या भी हमें बतानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे होने चाहिए कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। हाइपोथेसिस में जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि दूसरे लोग भी उनके मीनिंग को अच्छी तरह से समझ सकें। हाइपोथेसिस की क्लियरिटी अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है। तो जो क्लियरिटी ऑफ हाइपोथेसिस होती है ये जो रिसर्चर होता है उसके एक्सपीरियंस और उसके थिंकिंग ऑफ क्राइटेरिया पर, यानी कि जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, उसकी सूझबूझ, उसके सोचने की शक्ति कैसी है, उसे कितना अनुभव है, ये बहुत निर्भर करता है। अगर एक व्यक्ति बहुत अनुभव वाला है, उसके सोचने विचारने का तरीका अच्छा है, तो वो एक अच्छी हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। सेकंड हमारा इम्पेरिकल रेफरेंस है, यानी कि प्रयोग सिद्धता। इम्पेरिकल रेफरेंस, प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए कि सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों पर आधार की जा सके। जो उपकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसमें जो कंसेप्ट का यूज़ हम कर रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें हम उसकी जो सत्यता है उसकी जांच, टेस्टिंग ऑफ देयर रिलायबिलिटी, रियल फैक्ट के बेस पर की जा सके। जो फैक्ट अवेलेबल हैं वो उस पर खरे उतरने चाहिए। हाइपोथेसिस में किसी मॉरलिटी आइडल को प्रेजेंट करने का ट्राई हमें नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कहने का कि हाइपोथेसिस में अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने के योग्य होनी चाहिए। जो हमारे हाइपोथेसिस हैं उन्हें रियल और साइंटिफिक बेस पर हम टेस्ट कर सकें, वो इसके एबल होने चाहिए। इस तरह से जो आइडियलिस्टिक हाइपोथेसिस हैं, जैसे कि दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, द डावरी इज
a bad point in Hindu society. संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती है। यानी कि ये उसके हम इस तरह की उपकल्पनाएं नहीं बना सकते। थर्ड हमारा है जो पॉइंट स्पेसिफिसिटी है, यानी कि विशिष्टता। एक हाइपोथेसिस को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें उसके किसी स्पेशल एस्पेक्ट से रिलेटेड उसे होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम कॉमन वर्ड्स में किसी हाइपोथेसिस को लिख देते हैं तो उसकी टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा ब्रॉड और अनसर्टेन होता है। ऐसी प्राकल्पनाएँ तथ्य संकलन की दृष्टि से जो इस तरह की हाइपोथेसिस होती हैं उन्हें जो फैक्ट कलेक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अननेसेसरी माना जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि यूज़फुल स्टडी के लिए हम स्पेशल और स्मॉल हाइपोथेसिस बनाएं जो हमें कलेक्शन ऑफ डाटा एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च और कंक्लूजन ऑफ रिसर्च निकालने में हमारी हेल्प करें। नेक्स्ट हमारा रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। हाइपोथेसिस को बनाते समय हमें इस बात को भी रिमाइंड रखना चाहिए कि हाइपोथेसिस की सत्यता की परख जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। उनके द्वारा कैसे, यानी कि जो हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं जब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं उसकी टेस्टिंग उन टेक्निक्स के द्वारा की जा सके जो हमें अवेलेबल हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अनुसंधानकर्ता को, रिसर्चर को जो अवेलेबल टेक्निक्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी हाइपोथेसिस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट मानी जाती हैं जिन्हें टेस्ट करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हो। यानी कि हम ऐसी हाइपोथेसिस बनाने जिन्हें टेस्ट करने की टेक्निक ही अवेलेबल नहीं है तो उन्हें हम कैसे टेस्ट करेंगे। जिस चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हम कैसे बताएंगे दिस इज़ गुड और बैड। तो इस तरह की हाइपोथेसिस को बनाना अच्छा नहीं माना जाता। इससे रिलेटेड गुडे और हार्ट लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार यही नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है तो वह आगे चलकर उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल ही रहेगा, क्योंकि जब उसे अपने हाइपोथेसिस की ही नॉलेज नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि प्राकल्पनाएं जो ट्रेन टेक्निक्स हैं उनके अंडर में हो। और यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाइपोथेसिस की जांच के लिए न्यू टेक्निक्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बट हमें ऐसी कंडीशन पे पहुंचना ही नहीं चाहिए कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ऐसी है कि उसे टेस्ट करने के लिए कोई टेक्निक्स अवेलेबल ही नहीं है। प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस की स्टडी के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी को बना दिया है। नेक्स्ट हमारा है रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी, सिद्धांत समूह से संबंधित। गुडे और हार्ट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में, सोशल रिसर्च में जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, नवसीखिए विद्यार्थी होते हैं, वो रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी जो रूल है उसको अक्सर अवॉइड कर जाते हैं। उनकी हाइपोथेसिस किसी सिद्धांत से रिलेटेड ही नहीं होती और जनरली वो ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। और वो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं देखते कि वो उन्हें इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव तो लग रहा है बट वो किसी थ्योरी से रिलेटेड ही नहीं है, इसलिए उसे मान्य नहीं किया जा सकता। और वो इस बात को भी ध्यान में नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक सिद्ध भी नहीं होगा या नहीं। और वो लिखते हैं कि एक वैज्ञानिक साइंस तभी संचयी बन सकता है जब वह उपलब्ध तथ्यों सिद्धांत समूह पर पूरी तरह से लागू हो। अगर प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सेपरेट सर्वे के रूप में होगा तो विज्ञान डेवलप नहीं हो सकता। साइंस में सभी थ्योरीज, सभी कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। हाइपोथेसिस और थ्योरीज एक दूसरे पर डिपेंड हैं और साइंस के डेवलपमेंट के लिए हाइपोथेसिस को बनाने से पहले सिद्धांतों के संदर्भ में हमें इससे संबंधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, सरलता। एक उत्तम प्रकल्पना, एक गुड हाइपोथेसिस में सिंप्लिसिटी का क्वालिटी भी पाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को जगह नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में हाइपोथेसिस जटिल और परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। और श्रीमती यंग कहते हैं कि जो अनुसंधानकर्ता, जो रिसर्चर अपनी समस्या से, अपनी प्रॉब्लम से पूरी तरह इंट्रोड्यूस है, वो उसके बारे में थिंकिंग एबिलिटी रखता है,
तो वो हाइपोथेसिस को निर्माण आसानी से कर सकता है। श्रीमती यंग ये भी लिखती हैं कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं, हाइपोथेसिस और विवेचनाओं को काट भी सकता है। इसे विलियम ओकम का उस तरह ओकम्स रेजर भी कहा गया है। और सरलता का अर्थ यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कि जो हाइपोथेसिस है वो सामान्य जन के लिए भी बहुत गम्य हो। बहुत अधिक सरल परिकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती हैं, यानी कि वो ऐसी हो कि सब लोग उन्हें आसानी से समझ सकें, पर इतनी भी ईजी नहीं होनी चाहिए कि वो कोई भी व्यक्ति उनका गलत इस्तेमाल कर ले। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो हमारी एक अच्छी हाइपोथेसिस में पाई जानी चाहिए। जिस हाइपोथेसिस में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो एक गुड हाइपोथेसिस, एबल हाइपोथेसिस मानी जाती है और उन्हें सोशल रिसर्चर के द्वारा अपनी रिसर्च में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।